वेलकम टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट साइंस ट्यूटोरियल। आज हमारा टॉपिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आज मैं आप लोग को सिर्फ 5 मिनट में आप लोग को एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में क्लियर डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं, तो कृपया आपका 5 मिनट हमारे लिए रखिएगा अभी। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड शुरू होने के पहले मैं आप लोग को एक रिएक्शन के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे आप लोग गौर से सुनिएगा, क्योंकि उस रिएक्शन से जुड़ी हुई है आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डिस्क्रिप्शन। दोस्तों देखिए, आप सभी को पता है, जब एक एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्शन करती है तो एज ए प्रोडक्ट वहां पे सॉल्ट एवं वाटर का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों देखिए, जब कभी एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्शन करती है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यानी जब आपका रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज योर एसिड, और दूसरा रिएक्टेंट अगर आपका बेस हो तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा सॉल्ट एंड वाटर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम लोग, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहने का एक मीनिंग है दोस्तों। जैसे आप लोग जानते हैं, एसिड एवं बेस ये दोनों एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट होते हैं। जैसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए कभी यूज करते हैं एसिड को, तो हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को लेते हैं। जब कभी हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में अगर डिप कराएंगे तो आपका ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज हो जाएगा दोस्तों। एवं जब कभी अब आप रेड लिटमस पेपर की यूज करते हैं तो रेड लिटमस पेपर को हम लोग जब बेस में डिप कराते हैं तो रेड लिटमस पेपर का आपका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में दोस्तों। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, जब एक एसिड के साथ फुल्ली तरह से आपका बेस मिक्स हो जाएगा, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, उस प्रोडक्ट का अगर आप लोग टेस्ट करने जाइएगा, चाहिए आप ब्लू से जाइए, ब्लू लिटमस पेपर का यूज कीजिए या फिर रेड लिटमस पेपर का यूज कीजिए, उस सॉल्यूशन में आपको कोई भी कलर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट में ना एसिड की प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, न ही बेस के प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। इसलिए आप किसी भी, चाहे रेड या ब्लू लिटमस पेपर का यूज कीजिए, आपको वहां पे कोई भी कलर चेंजेस किसी भी लिटमस पेपर के द्वारा नहीं मिलेगा। अर्थात ये दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। यानी एसिड ने अपने एसिड की प्रॉपर्टी को खो चुकी है एवं बेस ने भी अपने सारे बेसिक प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर चुकी है। यानी दोनों के अपने अपने प्रॉपर्टी को लॉस्ट करने के बाद में ही वे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर पाएंगे। तो आप लोग अभी शायद क्लियर हो गए हैं कि आपको सॉल्ट और अगर वाटर का फॉर्मेशन करना है एज ए प्रोडक्ट, तो आपका जो रिएक्टेंट होगा, वो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट आपका एसिड होना पड़ेगा एवं दूसरा रिएक्टेंट आपका बेस होना पड़ेगा दोस्तों। अब आप आइए, आज का टॉपिक जो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, अब इसमें आप लोग देखिएगा, हमारे जो सीबीएसई क्लास 10 के जो बेस हैं, उसमें जो सिलेबस है, उसमें स्पेशली आप लोग को 2 ऑक्साइड्स के बारे में याद रखना है, क्योंकि ये 2 ऑक्साइड्स आपके सिलेबस के अंदर में है। वो 2 ऑक्साइड में से एक ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड एवं दूसरा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। दोस्तों ये जिंक ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं एवं सही में इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड माना जाता है। लेकिन क्यों इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे? तो दोस्तों आप लोग को एक बात जानना चाहिए कि जो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, वे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में 2 कैरेक्टर होते हैं। कभी वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे तो कभी वो बेस की तरह बिहेव करेंगे। किसी रिएक्शन में वो एज ए एसिड अपना कैरेक्टर को शो करेंगे, किसी रिएक्शन में अपना वो कैरेक्टर बेस की तरह शो करेंगे। यानी ऑक्साइड एक ही होते हुए भी वे 2 प्रकार के कैरेक्टर को शो कर सकते हैं, या तो एसिडिक या तो फिर बेसिक। आइए कैसे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे पहला मेरा रिएक्शन मैंने जो लिया, देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड, इट इज नाउ गोइंग टू रिएक्ट विद HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जिंक ऑक्साइड रिएक्शन करने जा रहा है। यानी आपका जो रिएक्टेंट है वो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे दोस्तों, तो हमारा 2 प्रोडक्ट यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, जिंक क्लोराइड और वाटर। ये जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट है एवं H2 मैंने, आप लोग जानते हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यानी यहाँ पे इस रिएक्शन में जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है दोस्तों, इसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो एक सॉल्ट है एवं एक वाटर है। ठीक है, तो जब आप सॉल्ट एंड वाटर को एज ए प्रोडक्ट पाते हैं, तो पहले ही मैंने बोल चुका हूं, जब आपको सॉल्ट एंड वाटर को एज ए प्रोडक्ट चाहिए तो आपका जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो वन ऑफ द एसिड होना चाहिए एवं दूसरा आपका बेस होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग बहुत क्लियर है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, अगर ये एसिड है और ये एसिड अगर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन कर रही है, तो नो डाउट आपका जो दूसरा वाला रिएक्टेंट होगा, वो दूसरा वाला रिएक्टेंट यहाँ पे बेस की तरह काम करना चाहिए दोस्तों। इसमें बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि जब एक बेस एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तभी आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सॉल्ट एंड वाटर होगी। यानी
इस रिएक्शन में जो पहला वाला रिएक्शन है जहां पे जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रही है और जिंक क्लोराइड एवं वाटर का फॉर्मेशन कर रही है, वहां पे HCl तो आपका एसिड है ही, लेकिन उसके साथ में जो दूसरा रिएक्टेंट है वो एक बेस है, अर्थात यहाँ पे जिंक ऑक्साइड एक बेस की तरह शो कर रही है अपने आप को। सेकेंड इक्वेशन में देखिए दोस्तों, द सेम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड, अब यहाँ पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक ऑक्साइड रिएक्शन करती है तो आप सभी को पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है दोस्तों। ये स्ट्रॉन्ग बेस जब जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रही है तो सोडियम जिंकेट एवं वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सोडियम जिंकेट भी एक सॉल्ट है और उसके साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी दूसरा जो इक्वेशन है भाई दोस्तों, इसमें भी हमारे सोडियम जिंकेट यानी एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि रूल है, आपको सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करना है तो आपको रिएक्टेंट में एक एसिड चाहिए, दूसरा बेस चाहिए। यहाँ बेस हम लोग क्लियर है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, लेकिन जिंक ऑक्साइड यहाँ पे किस तरह का ऑक्साइड है, अगर आप लोग को डाउट होता है तो डेफिनेटली अगर ये बेस है तो ये एसिड होना चाहिए। इसमें ये फिलहाल एसिड की तरह कार्य कर रही है और एसिड की तरह बिहेव कर रही है बोल के ही इसने सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट एवं वाटर का फॉर्मेशन किया है। और एक बात दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आप लोग को कि जो ये सोडियम जिंकेट सॉल्ट है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, एवं आप लोग इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं रखना है आप लोग को, क्योंकि जब कभी हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग थर्ड ब्रैकेट का यूज करते हैं दोस्तों। लेकिन ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जिसमें बिना थर्ड ब्रैकेट के भी हम लोग इसको शो कर सकते हैं, यानी सोडियम जिंकेट आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है एवं उसके साथ में आपका वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट कम टू द सेकंड इक्वेशन, जो इक्वेशन हो रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड और एसिड एवं बेस के बीच में। तो देखिए यहाँ पे जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये फिर एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कर रही है और एल्युमिनियम क्लोराइड एवं वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एल्युमिनियम क्लोराइड ये एक सॉल्ट है, उसके साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ भी आपका जो प्रोडक्ट है वो एक सॉल्ट है एवं एक वाटर है दोस्तों। यहाँ भी आपका सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट मिला तो डेफिनेटली आपका जो रिएक्टेंट होने चाहिए वो एसिड और बेस होने चाहिए। जैसे कि हम लोग कंफर्म है HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये डेफिनेटली बेस की तरह बिहेव करना चाहिए, नहीं तो हमारा फॉर्मेशन सॉल्ट और वाटर का नहीं हो सकता है दोस्तों। तो आप लोग काफी क्लियर है इस इक्वेशन में कि एज ए HCl यहाँ पे जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रही है एवं आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड ये बेस की तरह काम करेगी ताकि आपका सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो सके। उसके बाद सेकंड लास्ट इक्वेशन में देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रही है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, अगर आपका रिएक्टेंट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है और एज ए प्रोडक्ट आपको सोडियम एल्यूमिनेट यानी ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, जैसे कि सोडियम जिंकेट एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट भी एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। सोडियम एल्यूमिनेट के साथ में उसने वाटर का फॉर्मेशन किया, यानी सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में भी हो रहा है। जिस रिएक्शन में आप लोगों ने वन ऑफ द रिएक्टेंट लिया है बेस, तो डेफिनेटली आपका जो सेकंड रिएक्टेंट होना चाहिए वो सेकंड रिएक्टेंट आपको एज ए एसिड बिहेव करनी चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग सोडियम एल्यूमिनेट जैसा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब और एक बात आप लोगों को मैं बोल देना चाहता हूं, इससे रिलेटेड पीएच के बारे में कुछ सवाल सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो कभी कभी हिचकिचाहट होती है कि कैसे पीएच वैल्यू होगी कौन सी सॉल्ट की, तो आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितने भी एसिडिक सॉल्ट होते हैं सारे एसिडिक सॉल्ट के वैल्यू 7 से नीचे होने चाहिए, यानी 1 से 7 के बीच में उनका पीएच वैल्यू रेंज होना चाहिए। एवं जितने बेसिक सॉल्ट होते हैं उनमें उनका पीएच वैल्यू 7 से हायर यानी मैक्सिमम 14 तक, 7 से लेके 14 तक उनका पीएच वैल्यू रेंज होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन देखिए HCl है, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बेस की तरह काम कर रही है, लेकिन इसका टोटल क्रेडिट आपका HCl को मिलेगा क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जिंक ऑक्साइड एज ए बिहेव बेस कर रही है, लेकिन फिर भी ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में बिहेव नहीं कर पाएगी। आपका HCl एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो ये सॉल्ट बना ये एसिडिक सॉल्ट है एवं एसिडिक सॉल्ट का जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 7 होगा, यानी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा दोस्तों। इन सेकंड केस सोडियम हाइड्रोक्साइड काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, जिंक ऑक्साइड एज एसिड तो बिहेव करेगी, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण आपका जो सोडियम जिंकेट होगा ये एक बेसिक सॉल्ट होगा जिसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा। क्लियर दोस्तों, 12 13 14 कुछ हो सकता है लेकिन इसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा। उसी तरह जब आप लोग आइएगा थर्ड इक्वेशन में, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसने एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, ये बेस की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह अपने आप को बिहेव नहीं करेगी, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा जिसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा एवं
फोर्थ इक्वेशन में आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिड की तरह बिहेव करेगी, लेकिन एज ए स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो एक बेसिक सॉल्ट बनेगा जिसका भी पीएच वैल्यू आपका मोर देन 7 आएगा। तो दोस्तों विद इन अ शॉर्ट टाइम मैंने ट्राई किया आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देने के लिए, तो आप लोग इसको गौर से थोरोली आप लोग इसको देखिएगा, एवं नेक्स्ट जब कोई क्लास होगी तो उसमें फिर से मैं आप लोग को नेक्स्ट ऑक्साइड के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, टिल देन गुड नाइट।